देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि आपकी फील्ड के साथ मैं कई सालों तक जुड़ा हुआ था। आज यहां पर हमारे नेशनल प्रेसिडेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब यहां पर मौजूद है। मुझे यकीन है कि आप लोगों को सारे सवाल असद साहब से करने हैं, बहुत सारे सवाल है। शुरुआत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जो दो बातों की जिम्मेदारी असद साहब ने मुझे दी है। एक तो ये बता दें कि आज की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, ये फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस है AIMIM पार्टी की, और इसमें तकरीबन 16 राज्यों के हमारे पदाधिकारी, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट्स, हमारे पूरे MLAs, MPs, MLCs, ये सब यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ ही देर के बाद ये कॉन्फ्रेंस यहाँ पे मीटिंग हॉल के अंदर यहाँ पे शुरू होने वाली है। यहाँ पे हम लोगों ने, चूंकि ये क्लोज डोर है, तो इसमें सिर्फ स्टेट प्रेसिडेंट्स, MLAs, MLCs, MPs रहेंगे। बेसिकली ये है कि MIM पार्टी अब पूरे देश भर में फैल चुकी है और बहुत अच्छा हमें रिस्पांस मिल रहा है। तो तमाम स्टेट प्रेसिडेंट्स को हम बुला के, MLAs को बुलाकर अपने अपने राज्यों की रिपोर्ट क्या है, इश्यूज क्या है, हम कैसे वहां पर पार्टी को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप और कैसा मजबूत कर सकते हैं। तो एक कलेक्टिवली जो देश का जो माहौल है उसके ऊपर भी चर्चा करने के लिए यहाँ पर सभी इकट्ठा हुए हैं। तो दिस इज द बेसिक पर्पस ऑफ दिस नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही आप लोग यहाँ से जितनी जल्द चले जाएं, क्योंकि बिकॉज वी आर ऑलरेडी लेट फॉर द मीटिंग। और ये मीटिंग आज के दिन यहाँ पर स्टेट प्रेसिडेंट्स, MLAs, ये वो जैसा मैं बताया हूँ, उनके साथ होगी। कल दूसरी मीटिंग हमारी चेंबूर में है, ओमेगा बैंक्वेट के अंदर। वहाँ पर तकरीबन हमारे 1000 to 1200 हमारे जितने भी ऑफिस बेयरर्स है पूरे देश भर के, ऑफिस बेयरर्स मतलब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स है, सिटी प्रेसिडेंट्स है, यूथ विंग है, वुमेन्स विंग है, हमारे कॉरपोरेटर्स है, जिला परिषद के सदस्य है, नगर पंचायत के सदस्य है, ये देश भर से आए हुए है। तो ये एंट्री भी बड़ी रिस्ट्रिक्टेड हमने किए है, बिकॉज एवरीबडी वांटेड टू कम, सब जने आना चाहते थे इसमें, लेकिन हमने आई कार्ड दिया हुआ है। तो क्योंकि हम इसके ऊपर एक गंभीर चर्चा करना चाहते हैं। साइमल्टेनियसली हमारी सोशल मीडिया की टीम जो है, वो सोशल मीडिया की टीम का हमारे पास एक वर्कशॉप साइमल्टेनियसली चलेगा। इस मीटिंग के अंदर है तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप को कैसे मजबूत किया जा सकता है, इसके ऊपर एक वर्कशॉप रहेगा। सो दीज आर बेसिकली द इश्यूज जिसकी वजह से हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अब आप लोगों के जो भी दूसरा मुझसे ये है, और यकीनन आप लोग ये सवाल करेंगे, और उसका जवाब मेरा देना जरूरी इस वजह से है कि मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां पर सरकार ने कल एक नई छेड़ कर दी है कि हम औरंगाबाद शहर का नाम बदल दिए है करके। हमने हमेशा से ही इस तरह की जो सरकार की कोशिशें रह रही है कि किसी सड़क का नाम बदल दो, किसी बगीचे का नाम बदल दो, किसी रेलवे स्टेशन का, एयरपोर्ट का नाम बदल दो, शहरों के नाम बदल दो। तो ये मुद्दों का हमने पहले से ही विरोध किया है, और इसलिए किया है कि इतिहास अच्छा हो सकता है, इतिहास बुरा हो सकता है। आप इतिहास के पन्नों को किताबों से फाड़ सकते हैं, आप अपने बोर्ड को वहां से हटाकर अपना बोर्ड लगा सकते हैं, लेकिन इतिहास इतिहास है। औरंगाबाद शहर एक तारीखी शहर है, हिस्टोरिकल वर्ल्ड ओवर एक इम्पॉर्टेंट शहर है पूरी दुनिया के अंदर। पूरे वर्ल्ड में अगर 2 वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स कहीं पर है तो वो हमारे औरंगाबाद के अंदर है। आप कितना कन्वीनियंटली है तो शहर का नाम बदल देते हैं, उसका रिपरकशंस, उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन कितना होने वाला है। जो हमारे स्टूडेंट्स हजारों की संख्या के अंदर बाहर पढ़ने के लिए गए हैं, उनको अब कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, सारे डॉक्यूमेंट चेंज करने पड़ते हैं। तो ये सब चीजों को देखते हुए हम इसका विरोध पहले से भी करते आए हैं। हमने तो औरंगाबाद के अंदर एक भव्य मोर्चा भी निकाला था
एंड पीपल फ्रॉम ऑल कास्ट रिलीजन सभी लोग उस मोर्चे के अंदर शामिल हुए थे, जिन्होंने ये कहा था कि नहीं, हमको औरंगाबाद शहर का नाम ही रखना है करके। आज सरकार के पास आंकड़े हैं, आज सरकार के पास नंबर्स है, हुकूमत है, तो एक तरीके से डिक्टेटरशिप हो गई है कि लोगों को कॉन्फिडेंस में लिए बिना, भाई मेरे शहर का फैसला मेरे शहर की जनता तय करेगी, ना कि मुंबई में बैठे हुए उद्धव ठाकरे साहब करेंगे, ना एकनाथ शिंदे साहब करेंगे, ना देवेंद्र फडणवीस साहब करेंगे। इसमें आप कम से कम आके हैं तो हमारी जनता से, औरंगाबाद में रहने वाले लोगों से, उनसे ये पूछिएगा। उसमें अब चूंकि नाम बदल चुके हैं आपने, तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि आपने इस शहर के लिए, अब चूंकि इतनी महान शख्सियत के नाम के ऊपर आपने ये किए हैं, तो कितने हजार करोड़ रुपए का आप पैकेज दे रहे हैं ताकि इस शहर को हम अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का सबसे बेहतरीन शहर बना सके। मेरा ये सवाल सरकार से ये है कि अब चूंकि नाम बदलने का आपने फैसला ले ही लिया है, तो क्या जिस शहर के अंदर 8-8 दिन के बाद आज भी पानी मिलता है, वहां पर कल से हर रोज पानी मिलने वाला है? इसका जवाब दे दे देवेंद्र फडणवीस साहब। क्या जो मेरे जिले के अंदर शेतकरी आत्महत्या कर रहे हैं, अब आत्महत्या नहीं करेंगे क्योंकि शहर का नाम बदल गया है? क्या मेरे शहर के जो बेरोजगार है, जो नौकरियों की तलाश के अंदर है, क्या उन्हें अब नौकरियां मिलने वाली है? इसका जवाब एकनाथ शिंदे साहब, उद्धव साहब दे दें करके। उसमें जब आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं रहता है, तो इन्हीं मुद्दों को आप इमोशनल इश्यू बनाकर किस तरह से लोगों का मन डाइवर्ट करना है, ये सब साजिशें रची जाती है। हमने पहले भी इसका विरोध किया था, आगे भी जो लीगल तरीके से है वो लीगल तरीके से हमारा विरोध जारी रहेगा। ऑलरेडी ये मैटर हाईकोर्ट के अंदर है। आज सरकार जो एक मैटर सब जुडिस है उसके ऊपर फैसला ले लेती है, तो इसके जरिए सरकार ने एक मैसेज भी देने का काम किया है कि अब हम अदालतों को भी नहीं मानेंगे, हम अदालतों का भी नहीं सुनेंगे, हम फैसला करने वाले हैं करके। वरना ये मैटर जब तक अदालत इसके ऊपर फैसला नहीं सुनाती, तो सरकार को कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं थी ये करने के लिए। लेकिन इसके जरिए सरकार ने एक मैसेज भी देने का काम किया है कि हम सुप्रीम है, हम फैसला करेंगे, हम अदालतों को भी नहीं गिनने वाले हैं करके। सो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, वी कंडेम दिस। और बेसिकली देखिए, ये जो मुद्दा है, इसके अंदर आपसी जो लड़ाई है, पहले है तो उद्धव साहब की जब सरकार थी कांग्रेस और एनसीपी के साथ में, तब उन्होंने है तो कैबिनेट के अंदर डिसीजन ले लिया बाहर निकल कर आके, और उस कैबिनेट के अंदर जब डिसीजन लिया गया है तो इक्वली गुनहगार जो थे वो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज अपने को कहने वाले कांग्रेस और एनसीपी भी उसके अंदर शामिल थी कैबिनेट के अंदर जब ये फैसला लिया गया था। उसके बाद जब उन्होंने फैसला ले लिया कि संभाजी नगर नाम रखने का है करके, तो एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस साहब को लगा कि साहब ये इन्होंने नाम दिए हुए हैं, मुझे इसके अंदर कुछ ना कुछ तो बदलाव करना पड़ेगा, नहीं तो है तो ये क्रेडिट लेके चले जाएंगे। तो उन्होंने उसके आगे छत्रपति लगा दिया कि अब शहर का नाम ये रहेगा करके। उसमें मेरा ये कहना है कि जितने गुनहगार शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस और एनसीपी के मंत्रियों ने साफ तरीके से कहा है। मैं आपको एनसीपी की शरद पवार साहब की जो मोहतरमा बेटी है, उन्होंने कुछ दिन पहले फ्लाइट में जा रहे थे तो उन्होंने है तो ट्विटर के ऊपर ये डाला था कि मैं संभाजी नगर से उड़ रही हूं करके। उसमें तो यानी कि आपका ये है कि कम से कम लोगों की भावना को आप समझते कि लोग क्या चाहते हैं करके। लेकिन आपकी राजनीति की वजह से आप ये जो फैसले कर रही है, मैं कड़ी निंदा करता हूं ये तमाम राजनीतिक पार्टियों की, कांग्रेस की, एनसीपी की, और मैं चाहूंगा कि उनके लीडर्स, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, उन्होंने साफ शब्दों के अंदर ये कहना चाहिए, चाहे वो शरद पवार साहब हो, सुप्रिया सुले मैडम हो, अजित पवार दादा हो, कि अब ये फैसला लिया गया है, तुम इसका स्वागत करते हैं या इसका विरोध करते हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने है तो खुलकर कहना चाहिए ताकि हमको भी समझ में आ जाए कि आप लोग जब सत्ता में रहते हैं तो आप क्या करते हैं और सत्ता के बाहर चले जाते हैं तो आप क्या करते हैं करके। वी हैव ऑलवेज कंडेम्ड दैट एंड वी विल कंटिन्यू टू रेज आवर वॉइस एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस। थँक यू। सर एक प्रश्न होता तुम्हाला, जेव्हा एकनाथ शिंदे बाहेर पडले तेव्हा उद्धव ठाकरे यांनी देवेंद्र फडणवीसांना फोन केला होता की तुम्ही आता मुख्यमंत्री बना, पण फडणवीसांनी सांगितलं की आताची वेळ निघून गेलेली आहे। त्यांचं जे भांडण आहे, त्यांच्या भांडणामध्ये मी कशाला उडी मारू? माझ्यासाठी तर चांगलं आहे। माझी तर प्रार्थना असणार आहे की हे जो दोन गट झालेले आहे शिवसेनेचे,
त्या 2 गटाच्या ऐवजी 3 गट होऊ द्या, 4 गट होऊ द्या, तुम्ही भांडत राहा. पण हे एक नक्की आपल्याला सांगतो की या भांडणामध्ये जे मराठी माणसाला मागे टाकण्याचा जे प्रयत्न भारतीय जनता पार्टीने केलेला आहे. एकनाथ शिंदे साहेबांना असं वाटत असेल मी मुख्यमंत्री आहे. नाही साहेब, तुमचा रिमोट कंट्रोल देवेंद्र फडणवीसांच्या हातात आहे, अमित शहाच्या हातात आहे. तुम्ही एक मेसेज दिलेला आहे की आम्हाला मराठी माणसाची काही देणं घेणं नाही आहे. उद्धव ठाकरे साहेब जेव्हा आले होते सत्तेमध्ये फक्त कुर्सीसाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सोबत तुमचा जन्मच झाला होता. तुमच्या पार्टीचा जन्मच या मुद्द्यावर झाला होता की आम्ही काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा विरोध करणार आहे, म्हणून आम्ही शिवसेना स्थापित केलेली आहे. फक्त कुर्सीसाठी तुम्ही केलं. आणि आता एकनाथ शिंदे साहेब जे करत आहे ते मराठी माणसांच्या डोक्यावर गुजराती लोकांना कशा आणून तुम्ही बसवलेले आहे हे मराठी लोक कधी तुम्हाला माफ करणार नाही. ये बाकी के जो है सवाल अब ओवैसी साहब, अरे इनको ही पूछना आपको पूरा आप ही कराइए, आप ही कराइए. मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरा अपना वक्त भी मेरा वक्त भी बचाइए. और इम्तियाज साहब ने पूरी तफसील डिटेल आपको बता दिया है, तो उसको रिपीट मत करिए. अगर आपको कोई सवाल है तो उसको पूछ लीजिए. और कितना टाइम है अपने पास? 10 बजे तो हमको कॉन्फ्रेंस. हाँ, तो आपके पास 15 मिनट है. 1 2 3 4 5 6 तो 20 सवालात आप पूछ सकते हैं मेरे से. तो मैं गिनूंगा 20 सवाल के बाद मैं जवाब नहीं दूंगा. तो आप लोग अब आप डिसाइड कर लो. हाँ, विदाउट माइक चलिए 5 पकड़ लीजिए, 25 कर लीजिए. शुरू करिए. सवाल आपका है तो बोलिए. अधिवेशन का एजेंडा आप बता दीजिए. नहीं, उसका जवाब ये है कि इम्तियाज साहब आपको डिटेल में बोल दिए. उसको रिपीट करना मेरे लिए आपके लिए फायदेमंद नहीं है. जो इम्तियाज साहब बोल चुके हैं वो और कल शाम में भी हमारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा. उसमें जो हम डिसीजंस लिए, क्या रेजोल्यूशंस पास किए, क्या डिस्कशन हुआ, वो फिर हम आपके सामने रखेंगे. असद साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति में कई सारे समीकरण बदले हैं, चाहे सत्ता पक्ष की हो या विपक्ष की हो. तो पिछले चुनाव में आप वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ थे, लेकिन इस बार वो घोषणा कर चुके हैं कि वो शिवसेना के साथ जा रहे हैं. तो आपके लिए ये जो नई बदली हुई परिस्थिति है, इसमें आप किन नए लोगों को साथ में जोड़ने की कोशिश होगी, या फिर किस तरीके से उस वंचित बहुजन आघाड़ी से जो नुकसान होगा उनके जाने से उसकी भरपाई करेंगे आप? देखिए, एक बात तो मैं बताना चाहूंगा कि जब आइंदा साल लोकसभा के इलेक्शन होंगे, हम तो औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट तो लड़ेंगे क्योंकि हमारा सिटिंग एमपी है और इंशाअल्लाह ताला वो कामयाब भी होंगे. दूसरी बात ये कि और कितने लोकसभा की सीट हम लड़ेंगे, इसका नंबर इम्तियाज जलील साहब, हमारे जो प्रेसिडेंट है, वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब जो मेरे बाजू बैठे हैं, वो सब मिलकर तय करेंगे. किससे अलायंस होगा नहीं होगा ये आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा. इतना जल्दी डिटेल बताना सही नहीं होगा, मगर ये फैक्ट है जो आपके सामने में रख रहा हूं. क्या फर्क पड़ेगा वंचित बहुजन आघाड़ी? आपका 2 सवाल हो, 3 हो गए. इसी सवाल में सर उनके जाने से कितना फर्क पड़ेगा? नहीं, मैं उनको मुबारकबाद, और जहां कहीं भी गए उनको मुबारकबाद. सर, एक सवाल देखिए, जो बोलेरो गाड़ी का रिपोर्ट एक यंग जर्नलिस्ट जिसका नाम अलीशान है, उसने रिपोर्ट किया है विथ वीडियो एविडेंस कि वो जो बोलेरो गाड़ी है उसको इस्तेमाल किया गया था जहां कहीं भी ये जो सो कॉल्ड गौ रक्षक टास्क फोर्स जो बना दिया गया है, वो लोगों पर आतंक फैलाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, उनको कपड़े उतारकर घसीटते ले जाकर उस हर जगह वो बोलेरो दिख रही है. और पुलिस ने भी ये कहा कि जुनैद को और नसीर को जिस गाड़ी में किडनैप किया गया था राजस्थान से और हरियाणा लाया गया था, वो यही गाड़ी थी. तो इससे ये साफ गवर्नमेंट की गाड़ी है. इससे साफ जाहिर होता है कि ये स्टेट वायलेंस है मुसलमानों के खिलाफ. और मोदी सरकार तो लैटरल एंट्री की बड़ी बातें आप लिखते हैं, तो ये गौरक्षक को भी लैटरल एंट्री दे दी कि आप सो कॉल्ड गौरक्षक कि आप जो चाहे करो, जिसको मारना है मारो, पीटना है पीटो, गोली चलाओ. और हद तो ये है कि
वो जो ग्रुप है, वो जो पर्टिकुलर ग्रुप है, उनका यूट्यूब पे सिल्वर बटन है। मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहा हूं कि जब आप मुख्यमंत्री थे तो आपके बारे में बीबीसी ने 2 पार्ट का एक वीडियो सीरीज डाला, तो आपने अंग्रेजों के बनाए हुए गुलामी के कानून को इस्तेमाल करते उस पर बैन लगा दी यूट्यूब पर, फेसबुक पर। ये जो दंगाई है, ये जो टेररिस्ट हैं, टेररिज्म कर रहे हैं, उनका यूट्यूब से नहीं निकालते आप? क्यों नहीं निकालते? क्योंकि आपका एक पॉलिटिकल पर्पस सा हो रहा है। वो क्या है कि मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत को पैदा करो। और बीजेपी और प्रधानमंत्री पसमानदा मुसलमानों की बात करती है। मियो मुस्लिम क्या है बताओ? फिर ये मियो मुस्लिम क्या है बताओ? जो आपके एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रधानमंत्री ने बनाए, नंबर 1 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट तो मेवात है। हर चीज से जो एसडीजी के इंडिकेटर्स है, सबसे बैकवर्ड है इंडिया में। और जुनैद और नसीर का यह है कि राजस्थान की सरकार फौरन गोपालगढ़ की कंप्लेन जब दिया गया, बॉर्डर को सील कर देती, तो जुनैद नसीर जिंदा रहते। मौत हो गई मगर कोई नहीं जाते। कोई भारत जोड़ो पे पूरा भारत निकलता है, और अलवर में एक रॉयल फैमिली की शादी में पूरे मौजूद, और अलवर से 1 घंटे के रास्ते पर घाटमीका है, कोई नहीं जाता वहां पर। और हद तो यह है कि उदयपुर में और एक और जगह पर एक ऐसी ही वायलेंस हुआ था जो कंडेमनेबल है। वहां पर सरकार ने 30-30 लाख रुपए, 50 लाख रुपए गवर्नमेंट नौकरी दी। यहां पर बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट के 3 स्कीम में 15 लाख देंगे। ये डिस्क्रिमिनेशन है भाई। जब मरते हैं तो आप घर को नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? मैं अपनी स्पीच में कहा इसलिए नहीं जाते क्योंकि अगर कोई मुसलमान की लाश के सामने खड़े हो गए तो उनको वोट नहीं मिलेगा। सर, इसी से जुड़ा हुआ है, आप राजस्थान का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं। रिपीट मत करिए, आपका ही नुकसान होगा। पार्लियामेंट के घेराव का कॉल दिया गया कि अगर 15 दिन में इंसाफ नहीं मिलता तो पार्लियामेंट का घेराव देश भर के मुसलमान करेंगे, ऐसा तौकीर आजादी ने कहा है। क्या आप देखिए, आप मेरी पार्टी का पूछिए, मेरी पार्टी का जवाब हम दे सकते हैं। अब हर एक का जवाब तो मैं नहीं दे सकता हूं ना। बीजेपी की बोले तो उसका फायदा आपको होगा, लेकिन यहाँ जहाँ हमारे ताकतवर है, फाइट अच्छा सा किया है, वहाँ कांग्रेस का लॉस हुआ। क्या हुआ है? कांग्रेस कहाँ पे बताइए? कहाँ? औरंगाबाद से 21 साल से शिवसेना का एमपी था ना। आप जर्नलिस्ट रह के सब बात नहीं करना मेरे भाई। सुनो, अब आप रात के 3 बजे मेरे को उठा के सवाल करेंगे तो मैं ऑटो प्ले पे आ जाता हूं। तो सुनो, आप देखो कांग्रेस का एक अपन बहस नहीं करेंगे। आप वो फेमस एंकर मत बन जाओ 9 बजे की तरह। तो आप ये सुनिए, राहुल गांधी कैसा हारे? मेरी वजह से हारे। नहीं, आप सुनो, मेरी वजह से हारे राहुल गांधी। हारे ना, हार गए, मान लिए ना। अरे राहुल गांधी, अरे इलेक्शन में हारे ना, जिंदगी में नहीं हारे। वो तो मेरे को नहीं मालूम, वो आप बोलेंगे। नहीं, मैं नहीं बोल सकता। तो हारे वो हार गए। अब वो 186 लोकसभा सीट्स पर कांग्रेस बीजेपी लड़ी, सिर्फ 186, कोई नहीं था। अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं था। तब भी खाली 16 सीट जीती 2019 में। मैं जिम्मेदार हूं। कब तक आप ये बात करेंगे? हम लड़ेंगे, और जो कोई भी वंचित समाज पे जुल्म करेगा, लड़ेंगे, जीतेंगे, हराएंगे भी उनको। ये अब सुन लीजिए, ये डेमोक्रेसी है, कोई तानाशाही नहीं है। ये जो एंटाइटलमेंट की पॉलिटिक्स की बात करते हैं ना, उनको लगता है कि ये क्यों आ रहे हैं लोग। अरे भाई, वो राजा रजवाड़े खत्म हो चुके हैं। ये जमहूरियत है, लोकशाही है। आप मेरे को रोक नहीं सकते। हम लड़ेंगे। हमारा संविधान इस बात का हक दिया है। जहां कहीं भी हम लड़ रहे। यूपी की बात करते, कितने सीट कांग्रेस लड़ी यूपी में? बोलो भाई, 400। बीएसपी लड़ी 400। ये सवाल उनसे नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता भाई?
क्योंकि उन मुसलमान नहीं है। ये प्रॉब्लम है। चलिए, अभी 6 सवाल हो गए। सर, मेरा एक सवाल है कि पंजाब में इस बार फिर खालिस्तान का मुद्दा उठता दिख रहा है, जहां पर खालिस्तानी समर्थक अमित शाह गृह मंत्री है, उनसे एक बात बताइए, हाँ मैं समझ जानता हूं, एक बात बताइए, अगर वो भाषा, वो वर्ड्स अगर मजलिस का एक छोटा मेंबर दे देता तो आप लोग तो अब तक उसकी एक नहीं 25 शादी कर दी होते टीवी चैनल के ऊपर। नहीं करा आपने। और बीजेपी भी बड़ी उसको उर्दू में एक वर्ड है माने खैज, खामोशी। माने खैज खामोशी बीजेपी की है। ये समझ में नहीं आ रहा हमको क्या चल रहा है वहां पर। और तीसरा, कल आए थे ना छोटा रिचार्ज मुंबई में, उनसे पूछ लेते आप क्या हो रहा है। उनकी सरकार है, मेरी सरकार तो नहीं है ना, उनको भी पूछ लेते। सर, उनका तो ये कहना था, भगवत मान का ये कहना था कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्या आप सरकार पे सवाल उठा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल है, मैं भी कह रहा हूं, बिल्कुल है, दिख रहा है ना हमारे को। थोड़ा बहुत हम उतने उनसे छोटा रिचार्ज की तरह उतना हमको दिमाग नहीं है, मगर थोड़ा तो दिख रहा है हमको क्या हो रहा है। इतना तो हम देखिए, एमआईएम पार्टी तो इतना तो पॉलिटिकल सेंस है हमारे को, हम ये बोल सकते हैं कि बारिश कब होने वाली है। हम हवाओं में सूंघकर मिट्टी की खुशबू, मिट्टी आने के बाद हम नहीं बोलते कि बारिश होने वाली है, हम ये जरूर बोलेंगे बारिश होने वाली है। अभी क्या कर रही है, मांग करेंगे ये हम? हाँ, कंप्लीटेड, इट इज कंप्लीट। सर, एक सवाल है, अच्छा 2 सवाल है, लेकिन पहला सवाल ये है कि जिस तरीके से आप लोग आपने जिक्र किया कि डेमोक्रेसी है यहाँ पर, हाँ? जिस तरीके से आपने बोला कि यहाँ पर डेमोक्रेसी है, तानाशाही नहीं है, हाँ। तो इसी से जरा सवाल ये है कि जिस तरीके से आपने देखा शिवसेना के बारे में जो हुआ, इलेक्शन कमीशन ने जो डिसीजन दिया, तोड़ मोड़ कर जो भाजपा ने सरकार बनाई शिंदे के साथ में, हाँ। लेकिन बाद में जो इलेक्शन कमीशन ने जो डिसीजन दिया, बिल्कुल, जो चुनाव चिन्ह था वो चला गया। हाँ। क्या इलेक्शन के कमीशन के निर्णय के ऊपर आप किस तरीके से देखते हैं? ये पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये है, हाँ, बोलिए दूसरा सर। सवाल ये है कि आपने देखा कि कल उद्धव ठाकरे से अरविंद केजरीवाल मिले, जैसे कि सब लोग अभी बोल रहे हैं कि छोटी छोटी रीजनल पार्टियां एक साथ आकर अच्छा। बीजेपी से लड़नी चाहिए, तो आपका एजेंडा क्या है? सबसे पहली बात तो ये बताइए, आपका सवाल ये भी होना चाहिए था, अगर आपका इख्तियार है, कि बिहार में मेरे 4 एमएलए को तोड़ दिए कांग्रेस राजद, वो अच्छा काम था क्या? बोलो, आपको पूछना चाहिए था। जब यहां गलत हुआ तो वहां सही हुआ क्या? क्योंकि ये सेकुलरिज्म के ठेकेदार हैं, ये चंगेज खान की तरह काम करेंगे तो नहीं, वो उनको चंगेज मत बोलो। यहां पर होगा महाराष्ट्र में तो चंगेज है जो भी कर रहे हैं। अरे भाई, चंगेज दोनों जगह भी होता है ना, एक जगह क्या होता है, दोनों जगह होता है। डॉक्टर उदीर राजी का कहना है कि अगर मोदी जी आपकी राजनीतिक कब्र न खुली, देश की उठ जाएगी। कौन बोले ये? डॉक्टर उदीर राज है आईएमसी से। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा कि अगर मोदी जी आपकी राजनीतिक कब्र न खुली, देश की उठ जाएगी। दोनों में से कुछ एक जरूरी। नहीं, मैं तो इस पर नहीं बोल सकता मैडम। मैं खबर बनाने का एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं जिंदा रखने वालों में का एक्सपर्ट हूं। अब जिसकी खबर बनेंगी उन्हें फूल चढ़ाएंगे, मैं नहीं बोल सकता इस बारे में। एक सेकंड। सवाल थे, उसमें से एक भी सवाल का जवाब नहीं, दोनों दिया मैं। आप, सर, एक सवाल का भी जवाब है, इलेक्शन कमीशन के डिसीजन के ऊपर मैं दोनों दिया हूं ना, मैं दोनों दिया हूं, दूसरा जवाब था कि मैं दोनों दिया हूं। आपको पसंद नहीं आया तो कबूल कर लो आप। मैं आपकी जरूरी नहीं है कि आपको मुतमईन करके जाऊं। रीजनल पार्टी के ऊपर हाँ, ठीक है। जब चुनाव, हम पहले ही इंट्रोडक्शन में आपने सवाल किया था, उसका जवाब दिया हूं। आप अटेंशन नहीं है, बोलिए। मेरा सवाल ये है कि लास्ट महीने भी और इस महीने भी वाशी में, जहां नवी मुंबई में सरकार हिंदू समाज की मोर्चा होने वाली लव जिहाद और क्रॉस बॉर्डर को लेकर, तो इसके बारे में आपका क्या? ये उनको चाहते हैं कि महाराष्ट्र में जिले जिले में हाँ, नहीं, ये तो है ना। इम्तियाज साहब ने बोला कि शेतकारी संगठन के लोग वो जो किसान खुदकुशी कर रहे, उस पर कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा। नौजवानों का बेरोजगारी उनका मुकद्दर बन चुका, उस पर कोई बात नहीं करेंगे। मगर किस पे बात करेंगे? इन मुद्दों पर, ताकि पूरे माहौल को गर्मा के रखे, एक पोलराइजेशन होता रहे, गंदगी फैलती रहे, और पूरा बीजेपी और आरएसएस, यहां की सरकार उसके पीछे है। इसीलिए उसमें इस तरह के स्पीचेस किए जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका नोटिस लिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 100 मोटो एक्शन लो, देखते हैं 100 मोटो एक्शन लेंगे नहीं लेंगे। ये तो बिल्कुल इनका एजेंडा है, यही तो एजेंडा है उनका। मध्य प्रदेश में ये कहा जा रहा है कि मदरसों के अंदर योग होना चाहिए, जैसे किसी भी शैक्षणिक संस्था के अंदर योग होता है वैसे मदरसों के अंदर भी होना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के कई मदरसों के बच्चों ने इसको अपोज किया है कि हमारे इस्लाम में योग की कोई प्रथा नहीं है और न कि किसी शैक्षणिक संस्था के अंदर कंपल्शन होना। देखिए, जो मदरसा खोलते हैं ना, वो आर्टिकल 30 के तहत, फंडामेंटल राइट के तहत खोला जाता है। अब उसमें आप मेरा फंडामेंटल राइट मुझसे नहीं छीन सकते आप, वो मेरा फंडामेंटल राइट है, वो सरकार को समझने की जरूरत है। जब मैं इसको आर्टिकल 30 के तहत खोलता हूं तो आप कैसा किसी को फोर्स करेंगे? सर, मेरा एक सवाल है कि मुंब्रा में जो है आपने कहा कि हर जगह हम लोग ताकत से रहने की कोशिश करते हैं, हम लोग वहां पर लड़वाते हैं। आपके 2 बार एमएलए वहां पर लड़ने की कोशिश की है, एक एमएलए तो आपका जो है वो छोड़कर पार्टी चला गया, तो आगे जैसे आपने 2 बार देखा कि ऐसा हुआ है, तो थर्ड टाइम आप कैंडिडेट चुनेंगे तो आप क्या उसके लिए एजेंडा तैयार किया गया है? तो वो जो कहावत है ना, दूध के जले छाछ को भी फूंक फूंक कर पीते हैं, तो हम दूध के जले हुए हैं। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि जमीर फरोश, कफन चोर, बेईमानों को टिकट नहीं देंगे। सर, एक सवाल और है कि 2014 में जो है पुलिस कभी भी आपको कहीं पे परमिशन देना नहीं चाहती, हमेशा रोका जाता है, पर 2014 में आपको जिस तरह आप हैदराबाद में घर घर जाकर जैसा आप ट्रेन चलते हैं, उसी तरह आपने मुंब्रा में भी कोशिश की थी। नहीं, मुंब्रा में नहीं हुआ। सर, आपको परमिशन भी मिली थी 2014 में, मगर आप होटल में रुके रहे, मगर आपको नहीं, गलत बात क्या है। वजह? नहीं, गलत बात है। 2014 मुंब्रा में मेरे को परमिशन नहीं मिली। अगर मिलती तो मैं बराबर आता। मैं तो कहता हूं कि अल्लाह ने मुझे पैरों में मेरे पहिए भी पैदा किए हैं, तो चलने का मेरे को बहुत शौक है, मगर परमिशन नहीं मिली। और जब मिलेंगी, इंशाल्लाह मिलेंगी, मैं जाऊंगा ना। अभी तो हम इसीलिए मुंब्रा में ही कर रहे हैं सब चीजें, क्योंकि एक महाशय हैं, उनको बहुत आसमान पे उड़ते रहते हैं, वो समझते हैं कि कुछ भी कर लेंगे, भी हम करेंगे। जो नहीं पूछे, जिन्होंने नहीं पूछे पहले उनका हो जाने दीजिए। बात पे क्या कहना आपको? संभव 2024 में हिंदू परिषद और बजरंग बैन होना चाहिए। कौन? आईएमसी। हाँ, आईएमसी क्या आईएमसी क्या है? IFC क्या है? इतिहाद मिलत कौंसिल। मैं नहीं जानता कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है। अरे उनसे पूछ लो भाई, मेरे को क्यों पूछते? मेरा असद जी, 2024 के लिए संयुक्त विपक्ष की जो बातचीत हो रही है, उसमें आप कितनी संभावनाएं देखते हैं, या फिर आप किस तरफ खड़े हैं? अच्छा, आप उनसे बात करा दीजिए ना हमारी। आप हम चलो, मैं आपको इख्तियार दे रहा हूँ, चलो बात करो। आपको देता हूं मैं, आपको संभावनाएं नहीं, आपको देता हूं जिम्मेदारी। चलिए बात कराइए ना, हम तो बहुत बात करा दीजिए। अब मैं तो बोल रहा हूं बात करा दीजिए। अब वो बात नहीं करके आप लोग चलाते, वो टीम, फुला टीम, ऐसा टीम। अरे वो बात करा दो ना। सर ठीक है सर, लेकिन एक सवाल उससे जुड़ा हुआ एक सवाल है, आप उसका जवाब नहीं देना चाहते, लेकिन ये जवाब तो दे दीजिए कि अगर रीजनल पार्टियां एक साथ आती है तो क्या बीजेपी को टक्कर दे सकेगी? क्या अगले चुनाव में? एक बात सुनिए, एक बात सुनिए। तेलंगाना में 2014, 2018 के असेंबली इलेक्शन हुए, बीजेपी कैसा हार रही वहां पे? आपको सोचना पड़ेगा। 2014, 2018 में बीजेपी को हरा दिए, बीजेपी नहीं जीती वहां पर। अब इस साल दिसंबर में होंगे, नहीं जीतेगी बीजेपी इंशाल्लाह तेलंगाना में। इसका क्रेडिट थोड़ा तो हमको दो। आटे में जितना नमक डाल दो उतना तो क्रेडिट दो मेरे को, इतना तो दिल बड़ा कर लो, उतना तो दो। नहीं, आपको नहीं बोल रहा हूं, आपको नहीं बोल रहा हूं। मैंने आपको क्यों बोलूंगा? आप मेरे दुश्मन है क्या पर्सनल? आप जर्नलिस्ट है, अपना काम कर रहे हैं आप। बस लास्ट हाँ, शिवसेना टूटने के बाद कई सारी जो पार्टियां हैं उद्धव ठाकरे के पास पहुंच रही हैं। आप भी मुंबई क्या कितने पार्टियां हैं जो उनके पास पहुंच रही, उद्धव ठाकरे से मुलाकात करके पहुंच रही है? कल आम आदमी पार्टी पहुंची, उससे पहले सपा पहुंची थी, क्या आप वैसे भी पहुंचने वाले हैं उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने? सिंपैथी है? नहीं सर, मैं क्यों पहुंचूंगा? मैं जनता के दरवाजे पर पहुंचूंगा। मैं गरीब के घर पे जाऊंगा, मैं जुनैद नासिर के घर पे जाऊंगा, विशालगढ़ में जो परसों दरगाह के सामने शिवरात्रि के दिन जो पटाखे दरगाह की तरफ मारे गए, मैं उस दरगाह के पास जाऊंगा, जिस पे जुल्म हो रहा है उसके पास जाऊंगा मैं। और जो लोग खामोश बैठे हुए हैं वो क्या बोलेंगे फिर? वो तो बोलना चाहिए ना, वो लोगों को कुछ नहीं बोलते। देखते हैं क्या, आपका क्या सवाल था? आपके घर पर हमला किया गया दिल्ली में, हाँ। पहले गोलियां चलाई गई,
ऐसा है ना, ये नामर्द लोग हैं, इनको हिम्मत नहीं है, तो इनको लगता है कि मेरे घर पे आके तो पत्थर मारेंगे। मैं इन लोगों से बोलूंगा कि बेटा नेक्स्ट टाइम जब तुम आएंगे मेरे को बोल के आना, मैं रहूंगा घर पे, जब पत्थर मार के दिखाओ। अरे क्या है ये? अच्छा, आपको मालूम कि मेरे जैसा ये कैमरा है ना, ये कैमरा, वो दीवार, उधर दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर है, बाजू मेरा नेबर इलेक्शन कमीशनर ऑफ इंडिया है। एक वो क्या है, क्या हो रहा है ये? एक सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी जोन में 4 मरतबा हो चुका है और ये तमाशा देख रहे हैं। तो इससे आपको समझ में, आप देश देख रहा है इन चीजों को। तो खैर, कोई देखिए, मेरी जान की कोई अहमियत नहीं है, आप और हम जाएंगे इस दुनिया से, मगर जो आप जो चीज कर रहे हैं, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई का मामला हो जाएगा। हो गया ना? नहीं बाबा, हो गया अधिवेशन का। आपको बोल दिया ना, शुरू में बोल दे अधिवेशन को। आप सुन लो, चाहे तो जवाब दे दो, नहीं तो सर, उत्तर प्रदेश में मायावती ने एक अलग फंडा यूज किया कि गणेश नहीं हाथी है, क्योंकि वो जो बीएसपी है एक टिपिकल समाज का पार्टी है, ऐसा उसपे एक स्टैम्प लगा था। लेकिन जो उन्होंने एक नया फंडा इख्तियार किया कि हाथी नहीं गणेश है, वो जीत गई। अभी उसके बाद जो हुआ सो हुआ। तो एमआईएम भी यहाँ पर या पूरे देश में कुछ ऐसा करने वाली है क्या? कुछ सोचा? नहीं, बहुत कुछ सोचे हम। अभी आपको क्यों बोलेंगे? नहीं, आपको क्यों बोलेंगे? जब बोलना है बोलेंगे, अभी क्या जल्दी है? हाँ, आपके जरिए से ही फैलाएंगे, फिक्र मत करिए। हाँ, क्या बदलाव की? नहीं, विचारधारा की देखिए, ये कोई कपड़े उतार कर नए कपड़े पहनने का मामला नहीं है, ऐसा नहीं है ना। सर, महाराष्ट्र में और मुंबई में अपने अधिवेशन, राष्ट्रीय अधिवेशन किया, उसका मकसद आने वाले यहाँ के इलेक्शन से महानगर पालिका। नहीं, बिल्कुल लड़ेंगे इलेक्शन, चुनाव लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? बराबर लड़ेंगे, कोशिश करेंगे, लड़ेंगे, अच्छी तरह लड़ेंगे। शिवसेना का जो नाम है, उसने एक नए गठ को दिया गया है, तो क्या पुराने गढ़ से आपको सिंपैथी नजर आ रही है मेरे को। शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।